Good morning to you all, Gen Z people. You understand what the Gen Z? And you all are Gen Z. You guys from 1997 के बाद जो जन्म लेते हैं उसे Gen Z कहा जाता है, नहीं है बहुत सारे जगह पे। और आज Gen Z को न्यू चैप्टर शुरू करना है, नहीं आज केमिकल बॉन्डिंग, आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग। अरे कलर बदलना पड़ेगा, बेटर टू चेंज द कलर। कौन से कलर बदलेगा? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का द बेस्ट चैप्टर है, बेस्ट चैप्टर। एंड मैक्सिमम केमिकल बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम केमिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द केमिकल बॉन्डिंग। मैक्सिमम यू नो कि अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता है तो आपको बहुत सारा ऑर्गेनिक नहीं आएगा, इनऑर्गेनिक भी नहीं आएगा। केमिस्ट्री 3 पार्ट में है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो समझो कि 2 पार्ट केमिकल बॉन्डिंग में डिपेंड करता है, कुछ पार्ट फिजिकल का भी केमिकल बॉन्डिंग। एवरीवेयर इसकी जरूरत है। और केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो फिर केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ में आएगा। वैसे तुम लोग 9-10 में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है इनिशियल स्टेज में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया है और मुझे लगता है कि सबको आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना बेमानी है। एटॉमिक मास तो यूज होता है मोल कॉन्सेप्ट में ज्यादा, यहाँ पे कम होता है। और एटॉमिक नंबर कम से कम 1 to 40 बिल्कुल याद रखो, बाद में इंपॉर्टेंट जो होगा मैं बता दूंगा, याद कर लो, समझ गए। और अगर जैसे एग्जाम्पल की तरह मैं देता हूं कि मान लिया कि हमको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1s2 2s2 और 2p2। ये 2 2 4 और 2 6 हो गया बेटा। ये दूसरा शेल है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है, 2s2 और 2p2। ये 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, भीतर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गया 4 हो गया और कोर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। वेरी क्लियर टू यू? कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल, मान लिया कि हम लोग फास्फोरस लिखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15, राइट? 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गया बेटा। थर्ड में है 3s2 और 3p3, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और लास्ट सेल के भीतर वाले जितने जो सेल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहता है कोर इलेक्ट्रॉन। और रिएक्शन में पार्टिसिपेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन करता है, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। अगर कहीं हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, राइट? वेरी क्लियर टू यू? अब केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कोसेल और दूसरे का नाम था लेविस। कोसेल एंड लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताने वाले यही 2 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है, कैसे बॉन्डिंग बनता है। ठीक है, पहले तुमको मैं बताता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है और कोई भी एटम बॉन्ड कैसे बनाता है या कंपाउंड कैसे बनाता है। तो उसके लिए तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे
तो अगर हीलियम की बात करोगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2। नियोन लिखोगे, नियोन जानते हो बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है, 2 और 8। कोई दिक्कत आपको? फिर नियोन के बाद क्या होता है? आर्गन, 2, 8 और 8। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8, इसका भी 8। आर्गन के बाद क्या होता है? जेनन, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, जेनन का 36 होता है। 2, 8 हो जाएगा, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दोगे 8 होगा। फिर जेनन, और जेनन के पहले एक और रह जाएगा, ये क्रिप्टन होता है बेटा, ये क्रिप्टन होता है 36, जेनन होता है यहाँ पे 54, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। और एक और रेडन होता है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो देख रहे हो कि सबके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना? एक्सेप्शन में है हीलियम। तो 8 जो इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको हम ऑक्टेट कहते हैं, बताया गया हुआ 10th में। और जब 2 रहता है उसको डबलेट कहते हैं या डुप्लेट कहते हैं। और ये दे आर वेरी वेरी स्टेबल, बहुत ही स्टेबल होते हैं। क्या होता है? स्टेबल होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। अब एक एटम जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है, तो क्या करता है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। किस लिए? टू गेट स्टेबिलिटी। 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। अब कैसे करेगा प्राप्त, वो देखेंगे, ट्रांसफर से करेगा या शेयरिंग से करेगा, ये प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, एटम्स फॉर्म बॉन्ड एंड फॉर्म कंपाउंड और मॉलिक्यूल। समझ गया? बॉन्ड क्यों बनाता है? एटम 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर में सेल में गेन करने के लिए। ठीक है, तो गेन करने के लिए बॉन्ड बनाता है। और इसी को हम लोग आगे पढ़ते हैं कि बॉन्ड बनता किस तरह से है, कितने तरह का होता है। और उसी में हमारा आता है पहला इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो तुम 10th में पढ़ा है, जिसे दूसरा नाम भी कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या आता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का और दूसरा नाम क्या है? आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम है? आयोनिक बॉन्ड। और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या है? कोवेलेंट। वो 2 तरह का होता है, पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर। और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं। तो हम लोग 3 तरह का बॉन्ड पढ़ेंगे यहाँ पे। नंबर 1 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसे और क्या कहा जाएगा? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसका 2 पार्ट है, पोलर कोवैलेंट, पोलर कोवैलेंट, और दूसरा है नॉन पोलर कोवैलेंट। 2 तरह का होता है कोवैलेंट। और थर्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे और बाद में हम लोग डिफरेंट देखें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 3 हमारे पास बॉन्ड हो गए, राइट। कौन कौन बॉन्ड है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब स्टार्ट करेंगे बारी बारी से। तुम लोग 10th में पढ़ा है, वहीं से शुरू कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली याद होना चाहिए, बनाना चाहिए। चलिए, 3 बॉन्ड है। अच्छा बताइए तो जरा, आपसे मैं पूछूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n पे पावर -3 हम लिखे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे? या mg पे 2+ आप लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? प्लस का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, 2 इलेक्ट्रॉन। कहां से? आउटर मोस्ट सेल। कहां से? आउटर। और इसमें क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। कहां जोड़ेंगे? वैलेंस में। क्लियर है ना? पता है ना? जैसे मैं देखता हूं 1s2, 2s2, 2p6, ये 10 हो गया। बेसिकली इसका 12 होता है, तो होना चाहिए था 3s2, होना चाहिए था ना। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, कहां से निकालोगे? ये खत्म कर दोगे। ये हो गया Mg+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई कंफ्यूजन है? कैल्शियम का +2 करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2,
3p6 4s2 होना चाहिए 20 में, ये 20 हो गया, लेकिन +2 है, इसका मतलब हटा देंगे ये दोनों, ये कैंसिल कर देंगे, ये तुम्हारा कैल्शियम +2 का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर तुमसे कहा जाए कि Cl- का लिखना, Cl का कितना एटॉमिक नंबर होगा 17, एक माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। सब देखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3p6, बिल्कुल आर्गन वाला हो गया ये तुम्हारा। तो क्लियर हो गया कि आयन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिखाता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद आउटर सेल में, ऐसा नहीं कि पहले नहीं निकाल लेना है। ठीक है, तो ये जरूरत पड़ेगी बाद में हमको। अब मैं शुरू करता हूं आज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसे दूसरे रूप में क्या कहा जाता है, आयोनिक बॉन्ड। ये हम लोग लिखना शुरू करेंगे अब। आयोनिक बॉन्ड कहता है कि अगर दो एटम आपस में बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बनाने में अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, हमारे बात हमेशा याद रखना है। हम लोग भी कविता सुनते थे कहीं कहीं कवि के सम्मेलन में, तो एक गजेंद्र सिंह चौहान बड़ा अच्छा बोलता था, दो बातें, बांसुरिया राजस्थान का और रहने वाला है वो, हम लोग पटना में सुने हैं, कहा कि राजस्थान की दो बातें बहुत फेमस है, बांसुरिया खेता बजे रनखे वह तलवार, बांसुरिया खेता बजे, मतलब यहाँ पर म्यूजिक इतना है कि गांव खेत में भी बांसुरी बजती है। रनखे वह तलवार, रनखे वह तलवार का मतलब हुआ कि हमें जो रन मतलब युद्ध का मैदान, वहां तलवार चलती है राजस्थान में। दोनों बात फेमस है, यहां भी दो बातें फेमस है, ध्यान से रुकना। पहला है इस लाइन में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो वहां भी दो बात लिखेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग, सब में दो शब्द है, कंप्लीट ट्रांसफर और म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे मैंने कविता सुनाया, दो बात अगर याद है तो दोनों बॉन्ड तैयार हो गया। तो कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कंप्लीट ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं, द बॉन्ड, लिखते चलना है ना, फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट transfer of electron is called electrovalent bond। ये तो बॉन्ड का डेफिनेशन हुआ। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। द कंपाउंड formed by this bond is called electrovalent compound, electrovalent compound। ये तुम्हारा डेफिनेशन हो गया। सब लोग इसको पहले लिखो। चार तीन सात, दो बच्चे एब्सेंट नहीं, क्यों? ओह अच्छा, स्कूल बहुत परेशान कर रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, उधर भी बहुत सारे एब्सेंट हैं। वो भी सब स्कूल गए क्या? चले, इसको मैं ऊपर करूं, लिख लिया,
तो ये डिफिनेशन है। अब बाद में डिफिनेशन आयोनिक बॉन्ड का भी बताएंगे, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल सब लोग बचपन से लेते आ रहे हो तुम लोग, NaCl, साधारण नमक जिसको हम कहते हैं। NaCl में एक सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है, ठीक है बेटा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सही बात है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p6, ये 10 हो गया। तीसरा सेल शुरू होगा 3s1, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1, कितना हुआ 1। अगर ये खत्म हो जाए तो ये सेल बचेगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नहीं। अगर पूरा का पूरा वैलेंस सेल तीसरा खत्म हो जाए तो आउटरमोस्ट सेल कितना बच जाएगा, दूसरा बच जाएगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा कि नहीं। यानी सोडियम हमेशा चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, करता भी है, इसके ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी काफी कम है, वो करता भी है। अगर क्लोरीन की बात करें, ये 17 होता है इसका, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गया, 3s2 और 3p5, ये 7 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 7 को 1 मिल जाए तो 8 हो जाएगा, अगर इसको 1 मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। अगर ये अपना ही खो देगा तो इसका आउटरमोस्ट सेल ये हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है तो दोनों के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अगर ये खो देगा तुम्हारा तो इसका आउटरमोस्ट सेल ये बचेगा, देखो 8 है, 6 2 8। अगर इसको मिल जाएगा तो 7 है, 8 हो गया। तो कम सोडियम एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, किसको करेगा, क्लोरीन को। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर प्लस चार्ज हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर माइनस चार्ज हो जाता है। जरा देखो, ये लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखते हैं, सोडियम है यहां बेटा, तो क्या करेगा, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और क्लोरीन के पास 7 है, 2 3 4 5 6 7, ये कंप्लीट ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन का। जब कंप्लीट ट्रांसफर किया तो सोडियम पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, और क्लोरीन पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा कि नहीं दोनों के बीच में। तो किसके बीच में अट्रैक्शन होगा, आयन के बीच में। कंप्लीट ट्रांसफर तो जरूर हुआ जिससे बॉन्ड बना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो दैट कन्वर्ट इनटू आयन, कन्वर्ट इनटू आयन, Na+ बन जाता है और Cl बना। अब आयन के बीच में दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रो, कभी भी दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयन बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। डेफिनेशन आयोनिक बॉन्ड का कोई पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वाला नहीं कहना कि द बॉन्ड इज फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज आयन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अ कंपाउंड फॉर्म बाय दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। तो हम डेफिनेशन यहां लिखते हैं, एक एग्जांपल तुम लिख लिया है, द बॉन्ड फॉर्म्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड by the electrostatic force of attraction between, चलेगा between ऐसे, two positively charged ion is called ionic bond, called ionic bond। देखो डेफिनेशन मैंने लिखा, दोनों एक ही चीज है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो आयन बन जाएगा, इसलिए दोनों को एक, कभी उसी कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं या आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। और फिर द कंपाउंड formed by this bond is called ionic compound। ठीक है।
ये डेफिनेशन हो गया, एक एग्जाम्पल भी हो गया। अब बहुत सारा एग्जाम्पल लेके देखेंगे हम लोग। जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, या उसको सिंपली लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बताने वाले कौशल और लेविस थे, उन्हीं के नाम पे होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये तो तुमने लिख लिया डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल भी लिखा। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, MgO। ठीक है, तुम पढ़ा है 10th में, इसलिए मैं यहीं से शुरू करता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। मालूम है कैसे होगा? 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2। देख बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन को लिखो, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। याद रखना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा ना, याद है ना? ठीक है। 1s2 2s2 2p4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। अगर 2 6 को मिल जाए तो 8 पूरा हो जाएगा, बिल्कुल। यानी कंप्लीट ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन का कि 2 इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। वो हम लोग लिखेंगे ऐसे, Mg, ये वहां O लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन, ये है एक इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर हुआ और ये ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया तो Mg पे पावर क्या हो गया? 2+, और O पे क्या हो गया? 2-। अट्रैक्शन हुआ कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आपको आइडिया होना चाहिए। रादर आप पढ़े हैं 10th में, लेकिन थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा कंपाउंड लेना है। कितने कंपाउंड? 2 4 10 कंपाउंड में बना के दिखता हूं, और जो जानते हैं उनके लिए तो सही है, जो नहीं जानते वो भी प्रयास करें, इजी है बहुत। मैं कंपाउंड लेता हूं K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। K का वैलेंसी 1 होता है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो नेचुरली कंपाउंड बनेगा K2O। हम लिखेंगे कि तुम लिखेगा? यस। बन गया? सही बात है। यहां पे पोटेशियम का 2 एटम है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया, और 4s1 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 6 होता है, 1s2 2s2 2p4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, याद रखने का है 6। अब हमें बताना पड़ेगा कि यहां पर पोटेशियम 2 है, एक पोटेशियम मैं यहां दे देता हूं और एक पोटेशियम मैं यहां दे देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 है, 2 2 4 और 2 6, ये इसको दे दिया और ये इसको दे दिया। देख बेटा, एनी कंफ्यूजन? नो। तो दोनों पे प्लस हो जाएगा, सो इसके पर भी प्लस हो गया और इसके पर भी प्लस हो गया, और ऑक्सीजन पे माइनस माइनस है। देखो अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं? हो गया, 2 + 2 - 1। चलिए अब आप दूसरा लिख के दिखाइए।
MgCl2। Mg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। 2 क्लोरीन लोगे, दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन बारी बारी से ही दे देगा। बन गया। Mg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, मैं यहां लिख देता हूं, और एक यहां। ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। 3 4 5 6 7, ये इसको दे दिया 7, ये दे दिया, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों क्लोरीन पर। अपना Mg पे तो 2 प्लस हो गया भाई, और एक Cl पे माइनस और दूसरे Cl पे माइनस। देखो अट्रैक्शन हो जाता है आराम से। तो MgCl2 इस तरह से बनता है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? सबसे बड़ी बात है, एक बात और देखना पड़ेगा कि कहाँ आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इसके 3 फैक्टर्स है जो तुम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है तुम्हारा। फैक्टर्स, पहला है फैक्टर आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी कहो या इंथैल्पी कहो, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। और तीसरा है लैटिस इंथैल्पी। ये तीनों फैक्टर पे तुम्हारा डिपेंड करेगा आयनिक बॉन्ड। वही आयनिक बॉन्ड होता है जैसे तुम NaCl देखते हो, NaCl का स्कैनेशन इंथैल्पी बहुत कम है और उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा होने लगेगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अगर डिफरेंस सेम कम होने लगेगा तो वो आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पे भी डिपेंड करता है, नशन इंथैल्पी पे। एक तीसरा है, तुम नाम सुना होगा, लैटिस इंथैल्पी का। अगर एक मोल अपने डिफरेंट पॉजिटिवली चार्ज आयन से आपस में अट्रैक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसका लैटिस इंथैल्पी कहते हैं। ये पढ़ना है चैप्टर पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, उसको देखना है, देख के भी आना है, पढ़े भी हो पीरियोडिक टेबल, नहीं होगा तो मैं बता भी दूंगा, ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी डिफिनीशन बहुत आसान है कि अगर कोई गैसियस एटम हो, आइसोलेटेड हो, गैसियस भी होना चाहिए, आइसोलेटेड हो, उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। कंडीशन है कि गैसियस होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2 हो जाएगा। पहला निकालने आसान है, दूसरा निकालने और कठिन है। दूसरी बात, अगर किसी वैसे ही एटम गैसियस हो या वो आइसोलेटेड हो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। चलिए, ये सब जरूरत है, जानना चाहिए कि इसके आधार पर होता है, डिटेल वहां पढ़ना है। अब देखो बेटा, तुम्हारा लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर आ गया, फैक्टर्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड तुमको जानना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज, पहला, आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नमक घर में तुम्हारा है, देखो सॉलिड है कि नहीं, या कोई भी तुम जो भी कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड, वो जनरली क्या रहता है? सॉलिड रहता है। तो लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड जनरली इन सॉलिड स्टेट, पहला पॉइंट। Ionic compounds are generally found in solid state.
ओके। दूसरा लिखोगे, क्योंकि यहां पे आयंस के बीच में बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है, तो स्ट्रांग अट्रैक्शन के चलते इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली वेरी हाई होता है, बहुत हाई होता है। प्लस और माइनस में अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, तो लिखेंगे ड्यू टू स्ट्रांग attraction between the ions, the melting point and boiling point of the ionic compounds are generally very high, generally very high. वेरी हाई होता है। दूसरा, बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? तुम लोग एकदम चुप है, बिल्कुल बोलना है ना, मैंने बताया था बोलने के लिए, बोलना है, नहीं बोलना है? क्या बताया था? बोलना है, लेकिन खूब सोच समझ कर बोलना है। क्या मैंने बताया था श्लोक? अभिचारण वक्तव्यम वक्तव्यम सुविचारितम किंच तत्रैव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। याद रखना बेटा, अभिचारण वक्तव्यम, बिना विचारे बोलना नहीं चाहिए। वक्तव्यम सुविचारितम, खूब सोच समझ के बोलना चाहिए। किंच तत्रैव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। लास्ट लाइन देखो, बोलने में दरिद्रता भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो सोडियम जैसा ये चुप ही रहता है, बोलता ही नहीं है, थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। बहुत ज्यादा भी, वाचाल भी नहीं होना चाहिए, बोलना भी बंद नहीं करना चाहिए। बद्धम शरणम गच्छामि जिसको कहा जाए बुद्ध भगवान का, वो जरूरी है। चलिए देखते हैं बेटा, पहला तो पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया कि उसका क्या लिखा, ड्यू टू हाई अट्रैक्शन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली वेरी हाई, हो गया पता है। दूसरा लिखना है कि अगर वो सॉल्यूशन फेज में है, अगर पानी में घुला दो, या मोल्टन अवस्था में है यानी पिघला हुआ है, दोनों कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा नहीं। अगर एक डिस्टिल्ड वाटर ले लो और उधर से तुम एक नेकेड वायर को डालो और दूसरे साइड से अपना उंगली डालोगे तो करंट नहीं लगेगा। कंडीशन है वाटर डिस्टिल्ड चाहिए, ऐसा जो पीने पानी पीते ये वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है, ये तो फिर दूसरा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर नमक का सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है शुभम, देख रहे हो ना, नमक का सॉल्यूशन लेते हैं, एक तरफ से नेकेड वायर डाल देते हैं, करंट है, और उधर से भी डालने का प्रयास करेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। देखो ये बचने का दरिद्रता, बोलने में दरिद्रता है, बताया ही नहीं रहा है, क्या होगा? करंट लगेगा, रियली? यस। तो और सही बात है, करंट लगेगा। एक बोरी नमक ले लेते हैं, बहुत सारा, और सॉलिड स्टेट में है, उसको एक तरह से छिद्र करके करंट लगाते हैं, दूसरे साइड में उंगली डालेंगे, करंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सॉलिड फेज में है, आयंस आर नॉट फ्री। सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं है, तो करंट को फ्लो कैसे कराएगा? इसलिए सॉलिड स्टेट में करंट को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन मोल्टन स्टेट में, पिघला हुआ तब भी फ्री होता है, या सॉल्यूशन फेज में वो करंट को कंडक्ट करता है। याद रखना है, तो लिखेंगे इसको पॉइंट से कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, in solution phase and in molten state. But you all intelligent, but in solid state it does not conduct electricity. Am I right to you? But in solid state it does not conduct electricity. ठीक है, ये है तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड।
इसका सिंपल आइडिया मैंने दिया। एक ही 2 शब्द केवल याद रखना है। मैंने कहा था बाशुरी आंखें दावदे रनखे वह तलवार, 2 बात है, बहुत फेमस है। तो वो 2 बात क्या हो सकता है? कंप्लीट ट्रांसफर। क्या हो सकता है? कंप्लीट। 2 ही शब्द याद रखें। किस चीज का ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। फिर से वही बात, 2 बातें बहुत फेमस है हमारे यहां, वो है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल मतलब आपस में, म्यूचुअल मतलब आपस में समझौता होता है ना घर में, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपस में समझौता कर लो, म्यूचुअल शेयरिंग कर लो। शेयरिंग मतलब हिंदी में होगा साझेदारी कहते हैं, आपस में साझेदारी होगा। हालांकि कोऑर्डिनेट बाउंड भी कोवैलेंट बाउंड ही है, देखेंगे हम लोग। तो ये जो कंपाउंड बनता है, पहले ही मैं एग्जांपल लेता हूं, बाद में लिखवाता हूं। Cl2 का नाम तुम लोग सुना होगा। Cl2 में 2 क्लोरीन एटम है, दोनों क्लोरीन एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जानता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस क्लोरीन का भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। अब ये क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। जब शेयरिंग करेगा तो अपना 6 और इसका मिला करके आप 8 गिन लेगा, फिर ये भी 6 और ये भी 8 गिन लेगा, दोनों का 8 पूरा हो गया। लेकिन तुम देख रहा होगा सेट थ्योरी टाइप का, ये जो जगह है बीच वाला वो दोनों के लिए कॉमन है। एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों इलेक्ट्रॉन के क्या कहते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसी का नहीं है, दोनों का है, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों का है। और चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुआ है इसलिए सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिंगल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हो जाएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुआ है इसलिए सिंगल बॉन्ड बनता है। राइट। ये कोवैलेंट बॉन्ड है। एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो, या 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, 3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हम डेफिनेशन लिख के और एग्जाम्पल बहुत लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे डेफिनेशन, मैं बोल दूं या लिख दूं? द बॉन्ड formed by the mutual sharing of electron between 2 atoms is called covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसको कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। द कंपाउंड, बहुत फेमस कंपाउंड होता है, सारे ऑर्गेनिक कोवैलेंट होते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय दिस बॉन्ड is called covalent compound. दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, O2। O के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इस O के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है,
दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो अपना 6 था, 2 मिल गया, 8 हो गया, इसका भी था, ले लिया, 8 हो गया। O और O के बीच में डबल बॉन्ड बनता है O2। तुम लोग को पहले भी चर्चा किए हैं कि दो बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, बताऊंगा डिटेल यहां भी आगे चल के। N2 जानता होगा तुम लोग, N के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, 1 2 3, और ये देखो ये N है 1 2 3 और ये 5, अपना 5 हो गया और 3 इसका, 5 3 8, और इसका 5 हो गया, 5 3 8। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। और ये दो दो बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड। जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है उसको नॉन बॉन्डेड कहते हैं या लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे एन और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये जो भी हम लोग देख रहे हैं वो होमो न्यूक्लियर कंपाउंड है। एन एन सेम है, ओ ओ Cl2। डिफरेंट भी हेट्रोन्यूक्लियर भी कंपाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं अगला, सब लिख रहे हो ना? जानता भी होगा तुम लोग, HCl का नाम सुना है बेटा? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास 7 होता है। शेयर करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसका डबलेट पूरा हो गया और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये बॉन्ड बनता है। लेकिन यहां पे जो बॉन्ड बनता है वो पोलर नहीं है, ये माइनस होता है और ये पोल बन जाता है, नॉन पोलर है। तो पढ़ना पड़ेगा कि एक पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। एक होमोलिटिक मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें दोनों सेम रहेगा, और दूसरा हेट्रो बनेगा, होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर। बहुत सारा हेट्रोन्यूक्लियर है, अनगिनत है, एक दो नहीं है, बहुत सारा है। अब उसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। अब ये पढ़ेंगे यहाँ पे पहला, कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कौन कौन होता है बेटा? पोलर कोवैलेंट और नॉन पोलर कोवैलेंट। नॉन पोलर, नॉन पोलर, और दूसरा होता है पोलर। नॉन पोलर कोवैलेंट और पोलर कोवैलेंट। एग्जाम्पल लेंगे इस यहां पर HCl का, यहां पर O2 और N2 का। अब पूछना पड़ेगा कि पोलर कहां होगा और नॉन पोलर कहां होगा। पोलर वहां होता है जब दो एटम डिफरेंट हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, और डिफरेंट के साथ साथ और भी होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या डिफरेंट होना चाहिए? कि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम हो जाएगा तो फिर नॉन पोलर हो जाएगा। मान लिया कि कार्बन और हाइड्रोजन है, ये तो हाइड्रोजन है लेकिन ये पोलर है क्या? नहीं है, नॉन पोलर है। तो साथ साथ दो एटम के बीच में डिफरेंट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला दो एटम अगर मिल गया तो जो कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवैलेंट होगा। तो लिखो पहला, नॉन पोलर कोवैलेंट। नॉन पोलर कोवैलेंट, नॉन पोलर कोवैलेंट। The covalent bond formed between two same atom, two similar atom, नॉन पोलर लिख रहा है ना, two similar atom or two atoms having same electronegativity है, और two atom having similar electronegativity is called
नॉन पोलर कोवेलेंट। या तो दो सेम रहेगा या दो एटम का इलेक्ट्रॉन सिमिलर रहेगा, तो वो क्या बनेगा? नॉन पोलर। दूसरा लिखोगे पोलर कोवेलेंट। कब बनेगा? जब दो एटम रहेगा, डिफरेंट एटम होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी होगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होना चाहिए, तब पोलर कोवेलेंट बनेगा। लिखेंगे द पोलर कोवेलेंट फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ two different atoms having different electronegativity. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पोलर कोवेलेंट। प्रॉपर्टीज आप में करते हैं, तब तक एक और हम कंपाउंड बॉन्ड बता देते हैं, उसके बाद लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने का बहुत सारा प्रयास करेंगे। समझ गया ना? बहुत सारा, जितना लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे तुम्हें कंपाउंड की समझ होगी ज्यादा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझना चाहिए। मैं एक और बॉन्ड बताता हूं बेटा, तीसरा बॉन्ड जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसका एक और नाम है डेटिव बॉन्ड। सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड where bond is formed by the sharing of electron, but both the shared pair of electrons are donated by only one atom. अगर दोनों शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा दिया जाता है तो वैसे बॉन्ड को कहते हैं, वैसे कोवेलेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। जरा सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं बेटा। दोस्ती इंडियन में एक फ्रेंडशिप होती है और अमेरिकन फ्रेंडशिप होती है, दोनों में अंतर है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में रहते थे तो बोलते थे कि भाई आज हम लोग जो खाना खाएंगे होटल में वो अमेरिकन सिस्टम पड़ेगा। व्हाट डू मीन? दूसरा है इंडियन सिस्टम। क्या है अमेरिकन से इंडियन सिस्टम? अमेरिकन सिस्टम है कि दो लड़का अपना होटल में खाने गया तो अपना अपना पैसा देगा, ये है अमेरिकन सिस्टम। एंड व्हाट डू मीन बाय इंडियन सिस्टम? अगर गया वहां पे तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर चलो तुम कल दे देना, आज मैं दोनों का पैसा मैं ही दे देता हूं। तो यह है इंडियन सिस्टम। Very clear to you? What do you mean by Indian system and American system? अमेरिकन सिस्टम का नाम सुना था? नहीं? अरे भाई बहुत हम लोग तो करते थे अपने फ्रेंड सर्कल में, भाई आज नहीं चलेगा, आज अमेरिकन सिस्टम चलेगा, जो है अपना अपना दीजिए। समझ गए? तो यहां पे क्या है, अमेरिकन सिस्टम नहीं है। अमेरिकन सिस्टम में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, और जब दोनों ही एक ही आदमी अगर देने लगेगा तो उसको कहते हैं इंडियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। यानी दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देगा, दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देगा। जो देगा उसको कहेंगे डोनर और जो लेगा उसको कहेंगे एक्सेप्टर। एनी कंफ्यूजन? हम लोग करके देखते हैं पहले जरा, फिर लिखवाऊंगा। पहले जरा ध्यान से देखो बेटा, मैं एग्जांपल लेता हूं SO2 का। नाम सुना है, बहुत अच्छा गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वैसे पॉल्यूशन करने के लिए बहुत कारगर है, हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, एटॉमिक नंबर होता है कितना? एटॉमिक नंबर कोई नहीं बता रहा, 16। सोडियम, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2, 8, 6 बताया गया होगा ना। तो सल्फर का अगर लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 12 हो गया, और 4 देखो 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने 6 लिख दिया है। 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होता है, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, पता है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम
पोलोनियम पढ़ते हो कि नहीं? एक ग्रुप के एलिमेंट है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा, इसका 8 पूरा हो गया बेटा, इसका भी 8 पूरा हो गया। अब तो ये शेयर नहीं करेगा, ये बेचारा ऑक्सीजन छूट गया, रोने लगा, भाई हम कहां से शेयर करें। तो सल्फर ने कहा कि ऐसा शांत रहो, तुमको भी हम शेयरिंग में डालते हैं, कुछ नहीं तुम आराम से रहो, मैं शेयर वाला दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। वो दोनों इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हो जाएगा, लेकिन उस दोनों को तुम गिनोगे, मैं भी गिनूंगा, तुम मत देना। ये देखो, ये देख बेटा, अपना तो गिना हुआ था, ये तुम मेरा गिनो। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। एरो बतला रहा है कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो सल्फर यहाँ पे डोनर है और ऑक्सीजन क्या है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन हो गया, ये दोनों। यहां पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, यहां पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। जब स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत है आपको? इज इट क्लियर टू यू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आसान हो गया समझने में। तो लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड where bond is formed by the sharing of electron, where bond is formed by the sharing of electron, sharing of electron, ठीक है, but both the shared pair of electrons, both the shared pair of electrons are donated by only one atom, only one atom, full stop. The atom which donates the shared pair of electron, the atom which donates the shared pair of electron is called donor. जो डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, डोनर। और जो एक्सेप्ट करता है, द एटम विच एक्सेप्ट द लोन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टर। जो डोनेट करता है वो डोनर हो गया, जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर हो गया। अब तो बहुत सारा कंपाउंड लिखा जा सकता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने है। मे आई गिव अनदर एग्जाम्पल सो दैट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? मे आई गिव? हेलो सोडियम, मे आई गिव एग्जाम्पल दे सकता हूं? बोलोगे ना? ये चुप रहोगे? नहीं, सिंपल देता हूं। SO3, दिखाओ भैया। वही दिया, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तीनों ऑक्सीजन रहेगा, एक यहां सल्फर डालना, यहां डालना, यहां डालना, और करके दिखाओ कैसे बनता है तुम्हारा। बन जाएगा ना? हाँ। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और तीनों ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही रहेगा। एक से शेयरिंग कर लेगा और दो से शेयरिंग नहीं करेगा, दो को कोऑर्डिनेट करेगा, एक को शेयरिंग करेगा। समझ गए? मतलब कि यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहां पे दोनों, अब ऐसे अगर तुम बना लेते हो तो ठीक है, बन गया ऐसे, तो मैं भी बना देता हूं। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं,
दिक्कत होती है उनको, मैं नहीं चाहता हूं कि उनको कोई दिक्कत हो। ये देखो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, बिल्कुल। इस ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इस ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, और एक और ऑक्सीजन मैं ऊपर रखता हूं, ये। तो ये शेयरिंग कर लिया, तो 8 तो पूरा हो गया, इसका भी 8 पूरा हो गया, और इसका भी 8 पूरा हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, और ये इसको भी कोऑर्डिनेट कर देगा। तो इसका 6 और 2 8, ये भी पूरा हो गया, और ये भी पूरा हो गया। हेलो, एनी कंफ्यूजन? दूसरा दूं? NH4 प्लस कौन लिखेगा? हो गया? नहीं हो जाना चाहिए। N के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही है बेटा, याद रखना। तीन ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो एक लोन पेयर हो जाता है। एटॉमिक नंबर 7 है ना, तो 2 और 5, तो 3 तो शेयर कर लिया। यहां पे एक H है जिसपे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डबलेट बने कैसे, शेयरिंग कैसे करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अमोनिया इसको दे देगा, ये हो गया तुम्हारा NH4। ठीक है? O3 का लिख सकते हो, जितना ज्यादा कंपाउंड लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, इलेक्ट्रॉनिक लेविस कॉन्सेप्ट तुम्हारा बॉन्डिंग क्लियर रहेगा। बाद में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बताया जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बनता है, अभी नहीं। बन गया O3? अरे कुछ नहीं है O3 में, ये शेयरिंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर रह भी जाएगा। हो गया? तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड तुमको समझ में आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट कंपाउंड का लिखा जाएगा, अगर कहा जाएगा, तो शायद आप लिख दोगे। हाइड्रोजन के आसपास जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, वो केवल डबलेट पूरा करता है। अगर तुमसे हम कहें कि C2H4 का 6 का, सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, तो क्या लिख सकते हो? वाह, स्ट्रक्चर तो आता ही है तुम लोगों को। हो गया? तुम्हारा हुआ जी? हो गया? नहीं होगा? तुम ही से पूछ रहे हैं? हो गया? कार्बन हमारे पास 2 है,
दोनों कार्बन के पास 4-4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो आपस में शेयरिंग कर लेगा और तीनों हाइड्रोजन से कर लेगा, ये 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 हाइड्रोजन से कर लेगा। ऑर्गेनिक समझना इसलिए जरूरी है, ऑर्गेनिक में बॉन्डिंग का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किया, सिंगल बॉन्ड है। मीथेन तो आसान था, इथेन भी इजी है। अब एक छोटा सा कंपाउंड हम तुमको देते हैं, लिख के दिखाओ। मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा ना? क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो तुम्हारा बॉन्डिंग अगर क्लियर नहीं होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। हो गया? वाह। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में के इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया हो? एक हाइड्रोजन से 6 उसके पास है, 2-2 कर लिया, 8 पूरा हो गया। हो गया? यस। ये कार्बन का 6 है और ऑक्सीजन का एक यहां दे दिया। 2 बेकार है, जो 2 लोग एक हाइड्रोजन से शेयर कर लिया और इसके साथ शेयर कर लिया। देखो अपना 6 था, देखो ये 8 पूरा कर लिया और हाइड्रोजन भी अपना डबलेट पूरा कर लिया। ये कार्बन के पास एक इधर से शेयरिंग किया और 3 हाइड्रोजन से करेगा, तो 3 का शेयरिंग यहां, 1 का शेयरिंग 4 और 4 8। ये देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये मिथाइल अल्कोहल है। अब देखो अल्कोहल में ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर है, इसलिए एक प्लेन में नहीं रहता है। अगर सोच रहे हो कि एक प्लेन में है तो एक प्लेन में नहीं रहता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का ज्ञान हो जाएगा हमें तो आराम से देखें क्यों नहीं होता है। चलिए, मिथाइल अल्कोहल लिखने आ जाएगा तो सब कुछ लिखने आ जाएगा। नहीं, HCN कौन लिखेगा? हो गया? ये था ही, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया कार्बन और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कौन कर लिया? नाइट्रोजन। वाह, ये लोन पेयर हो गया। ओके, अगर तुमको हम ये कह दें आइसोसाइनाइड, कर सकते हो? ये तो हो गया ना? HCN बताना पड़ेगा, बना लिए, सही बात है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक शेयरिंग 3 इससे किया, स्ट्रक्चर ऐसे होता है। HNC आइसोसाइनाइड, N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। कार्बन 2 शेयरिंग कर लिया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। यस, सही बात है, पूरा हो गया। नहीं, अगर ये आ गया तो तुम मिथाइल आइसोसाइनाइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है।
हो गया, ये है कार्बन का ऐसे और ऐसे हो जाएगा। स्ट्रक्चर में लिख दिया, हो गया, बना लेना। मैं पूछता हूं HNO3, ये लिखना है।